हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश भाटी हाजिर हूँ एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आपकी 12th की क्लास लेकर के, 12th की फिजिक्स की क्लास लेकर के। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक स्थिति में पढ़ा था, और वह स्थिति कौन सी थी? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, आज हम उसकी दूसरी स्थिति पढ़ेंगे और उसके निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज और उसके आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो जितना टॉपिक हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, जितना टॉपिक हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, दो तीन चीज़ें आप छोटी छोटी ध्यान में रखें। अगर आपको 95 प्लस का टारगेट पाना है तो, ठीक है, हमने सबसे पहले ही दिन बोला था क्या? 95 प्लस टारगेट, क्या हमारा 95 प्लस। अगर इस टारगेट को आपको पाना है तो दो तीन छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही ध्यान में रखकर ही चलना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपको रेगुलर क्लास लेना है। बिना रेगुलर क्लास के आप ये चीज़ पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरे दिन आपको जितना पढ़ाया गया है उसको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आना है, ओके। तीसरी बात, आगे जा कर के उसको अगले दिन उन सभी चीज़ों का नोट्स बनाना है और उसको रिवाइव करना है पूरा आपको। ये सब अगर प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपको ये सब कुछ चीज़ें, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो 100% आपका जो ये टारगेट 95 प्लस लिखा हुआ है, ये आपको गेन करने से कोई नहीं रोक सकता है, ओके जी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड कंडीशन, क्या? अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। क्या? अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति। उस दिन अक्षीय स्थिति पढ़ी थी, अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति, इसको बोलते हैं ब्राइट साइड ऑन कंडीशन या इक्वाटोरियल कंडीशन, ठीक है, इक्वाटोरियल कंडीशन। तो ये हम इसको बोलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति दोनों में से एक एग्जाम में आपके पूछा जरूर जाता है, या तो अक्षीय स्थिति के बारे में पूछा जाएगा या निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो निरक्षीय स्थिति का सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? फिगर, ठीक है। क्या बनाएंगे? फिगर। तो मान लो आपके पास एक चार्ज ये है, ठीक है, और एक चार्ज आपके पास ये, आज थोड़ा छोटा बनाते हैं चार्ज, ठीक है। एक चार्ज आपके पास ये है, ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। एक चार्ज आपके पास ये है, एक आवेशित पिंड आपके पास ये है, और एक आवेशित पिंड आपके पास ये है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या है। बात क्या है कि निरक्षीय स्थिति है क्या, हम कैसे समझेंगे? तो ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है हमारी, और इससे होकर जाने वाली लंबवत रेखा जो इसके मिडिल पॉइंट पर काटेगी, कहाँ? सेंटर पॉइंट पे। और ज्यादा उधर हो गई है, ठीक है, यहां पे आया, ठीक है। ये तो इन दोनों के लंबवत जो रेखा है, जाने वाली लंबवत रेखा है, वो इसके न्यूट्रल पॉइंट से होकर जाती है। कहां से? न्यूट्रल पॉइंट से। मतलब वो क्या कहलाता है? उदासीन अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये पॉइंट ए पर कोई एक चार्ज है, ये पॉइंट बी पर कोई चार्ज है, और ये पॉइंट पी, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्षीय स्थिति मतलब अक्ष से बाहर की स्थिति है, ये कहा जाता है, ठीक है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होती है? जो लंबवत स्थिति में आपके हो, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? निरक्षीय स्थिति। और ये जो पॉइंट आपका कहलाता है, ये क्या कहलाता है? उदासीन अक्ष। ये अक्ष क्या कहलाता है? उदासीन अक्ष, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये मान लो जो पहला आवेश पॉइंट ए पर आवेश है, ये मान लिया हमने आपका प्लस क्यू आवेश है, और ये जो पॉइंट बी पर जो आपका आवेशित पिंड है, ये हमने मान लिया आपका माइनस क्यू आवेश है। और जिस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस पॉइंट पर हम एक एकांक धनावेश की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? एकांक धनावेश की हमने यहाँ पर कल्पना कर ली। जब एकांक धनावेश की कल्पना कर ली तो यहाँ पर जब एक पॉजिटिव प्लस एकांक चार्ज हो गया तो क्या होगा? इस धनावेश, ये धनावेश, इसकी वजह से इस पर क्या होगा? एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ओके।
धन आवेश के कारण प्लस Q चार्ज आवेश के कारण ये एकांक आवेश के इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इसी पिंड पर इस एकांक आवेश पर इस माइनस Q चार्ज के कारण क्या लगेगा, आकर्षण बल। ठीक है, आप देखो प्लस जो प्रतिकर्षण बल होगी उसकी दिशा क्या होगी, इधर। ठीक है, प्रतिकर्षण बल की दिशा, और जो आकर्षण बल की दिशा होगी वो क्या होगी, इधर। अब मान लिया हमने जो प्लस Q और माइनस Q आवेश के बीच की जो दूरी है, हमने मान लिया क्या कि दोनों आवेशों के बीच की निश्चित दूरी 2L है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट O है, उदासीन अक्ष पे जो पॉइंट है वो O है। तो ये क्या है, इसके सेंटर पॉइंट पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, L, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी हो जाएगी L। ओके, माइनस Q आवेश हो गया। और हमने मान ली बिंदु P से बिंदु O के बीच की जो दूरी है वो हमने क्या मान ली, R है। मान लिया हमने कि वो दूरी R है। ठीक है, और अब अगर हम बात करें इस जो आपकी AP है और आपकी AO या AB है, इसके बीच में हमने मान लिया कोण थीटा बन रहा है, और चूंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो इसलिए ये कोण और ये कोण भी क्या होगा आपका, आपस में बराबर हो जाएगा। ये थीटा हुआ। अब देखो ये दोनों की, ये क्या है, ये इसका बाह्य कोण है दोनों। अब इसका क्या हो गया, ये बाह्य कोण। और बाह्य कोण की अगर हम बात करें, बाह्य कोण की अगर हम बात करें तो बाह्य कोण क्या कहता है, दोनों भुजा बराबर थी इसलिए हमारे ये अंदर के अंतःकोण दोनों बराबर हो गए। आमने सामने की अगर भुजा बराबर होती है किसी त्रिभुज की तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये चीज आपने मैथ में पढ़ी है। अब यहाँ ये थीटा है और ये इसका क्या है, बाह्य कोण है, बताया मैंने, ये थीटा है, ये थीटा, और ये इसका बाह्य कोण है। तो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वह दो दूरस्थ अंतःकोण के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो दो दूरस्थ अंतःकोण के बराबर, पहला ये हो गया, तो दूरस्थ दो ये बचे, दूरस्थ दो अंतःकोण जो होते हैं उनके बराबर, उनके योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 थीटा। और इन दोनों का तो जो प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता लग रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लग रही है वो क्या हमने बताई थी, E प्लस Q, और जिसकी दिशा क्या है, ये माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है वो हो गई हमारी क्या, E माइनस Q, और उसकी दिशा क्या हो गई, ये इधर। ठीक, तो E प्लस Q और E माइनस Q दोनों अलग अलग दिशा में, तो इनका परिणामी की दिशा क्या होगी, इधर होगी। इनकी परिणामी की दिशा क्या होगी, इधर। और ये कैसे हैं, सदिश राशि हैं, तो इनके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर। ठीक, एरो लगा देंगे। अब एक चीज यहां और देखो, त्रिभुज AO और P, ठीक है, इस पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये आपका कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण के बराबर क्या हो जाता है, लंब प्लस आधार का स्क्वायर इंटर अंडर रूट के अंदर। तो लंब और आधार का स्क्वायर ऐसे, ठीक, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारा इसकी दूरी ये हो गई P से A तक की हो गई। अब हमने क्या कर लिया, ये हो गया, तो हमने बता दिया प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस Q है, माइनस Q आवेश के कारण माइनस E माइनस Q है, और दोनों का रिजल्टेंट मतलब परिणामी है। ठीक है, वह परिणामी की डायरेक्शन क्या है, इधर है। ठीक, समझ में आई, परिणामी की जो डायरेक्शन क्या है, इधर है। कहाँ, इधर। समझ में आ गया। अब ये हो गई आपकी एक फिगर की कंप्लीट पोजीशन। ओके, कोई समस्या है यहां तक, नहीं है ना, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो हम इसकी पूरे की गणना करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बिंदु P पर की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं। अब क्या करेंगे हम यहां पर, गणना, कैलकुलेशन। तो हम पहले
माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई माइनस क्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो क्यू अपान आर स्क्वायर, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपकी दूरी क्या है, पी बी, पी बी हो गया, और इसका होता क्या है, स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। बट हमने कल क्या बताया था, ये दिशा सही से लिखोगे तो कैसे लिख दोगे, इसकी दिशा क्या है, पी से बी की ओर है, तो कैसे लिखोगे, ये हो गया हमारा कंप्लीट इक्वेशन, ये इसकी आगे दिशा बता रही है। आगे क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इसकी प्लस क्यू आवेश से दूरी क्या है, पी ए या ए पी या पी ए का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। और इसकी दिशा क्या होगी, ए से पी की ओर, तो लिख दो ए से पी की ओर दिशा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो इसका कैलकुलेशन है, हम समांतर चतुर्भुज के कुछ रूल्स लगाएंगे इसमें। ठीक, क्या करें, इसके समांतर चतुर्भुज के कुछ रूल्स लगाएंगे, उसको हम नोट पे लिखाएंगे। बट एक चीज आप यहां लिख लो, बट अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, पी ए जो है वो बराबर है पी बी के, पी ए जो है वो किसके बराबर है, पी बी के है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रिभुज की दोनों भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं, ये हमने मान लिया था। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो अगर जब पी ए बराबर पी बी है, तो ये अगर दोनों बराबर हो गए तो फिर पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई क्यू प्लस क्यू और ई माइनस क्यू बराबर हो जाएंगे। अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो हमारा क्या हो रहा है, जब पी ए बराबर पी बी है तो ये पूरे इक्वेशन में क्यू भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन है, 1/4 क्यू है, यही अंतर था, डिफरेंट था। लेकिन अगर ये दोनों बराबर है तो ये हमारी पूरी इक्वेशन बराबर हो गई। बट क्या हो गई, ए पी इक्वल टू पी बी या पी ए इक्वल टू पी बी। तो हम क्या करेंगे, क्या होगा, पूरा का पूरा समीकरण बराबर हो गए दोनों, फर्स्ट बराबर सेकंड हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए बट ये था, इसलिए क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू इज इक्वल टू E प्लस क्यू हो गया। अब एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं नोट में यहां साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, नोट में यहां साइड पे लगा हूं। अगर कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर मान लो ये है ए, एक वेक्टर ये है हमने मान लिया ए वेक्टर, ठीक है, और ये हमने मान लिया बी वेक्टर। यदि ए वेक्टर ए और एक बी परिमाण, देखो एक चीज देखो, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर आपने हर जगह एरो लगाया था, ये तो हमने यहाँ क्यों नहीं लगाया, ये ध्यान है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में नहीं, क्योंकि इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, इसलिए हमने एरो नहीं लगाया। आगे हम यहाँ समझते हैं, नोट में हम क्या बता रहे हैं, यदि दो वेक्टर हैं वो दोनों परिमाण में बराबर हैं, मतलब a इक्वल टू बी है, तो इसका हम यदि a इक्वल टू बी है परिमाण में, ठीक है, इफ a इक्वल टू बी है, तो इनका जो हमने मान लिया रिजल्टेंट है ये b, रिजल्टेंट हो गया r, ठीक है। और ये अगर पूरा कोण थीटा है, ये अगर पूरा कोण थीटा है, तो हम इसको एक नियम से ज्ञात करते हैं। तो क्या कहते थे, ये r जो निकलती थी, रिजल्टेंट जो r निकलता था वो हमारा क्या हो जाता था, 2a, मतलब दोनों का a, ठीक है, 2a cos थीटा बाई 2, इस सूत्र की सहायता से हम निकालते थे, ठीक है, रिजल्टेंट। अगर दो सदिश हैं और दोनों परिमाण में बराबर है तो उनका रिजल्टेंट जो निकलता था वो इस फार्मूले से निकालते थे। तो इस फार्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे, और ये किस रूल से कहते थे, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के रूल से, ठीक है। अब ये रूल हम यहाँ क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि
ई क्यू और ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर और इनका हमें परिणामी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यही रूल लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो जब इसका ये रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये फार्मूला r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे। तो क्या निकलेगा r इक्वल टू हमारा, बताओ भैया, a ये है, b ये है, तो कोई भी एक ले लेंगे, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, r हो गई मतलब परिणामी तीव्रता e, तो 2a हमने ले लिया e क्यू, तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, इंटू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपान, अब pb की वैल्यू क्या है हमारी, क्योंकि ये भी बराबर है ये भी बराबर, तो दोनों वैल्यू बराबर होगी। अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो वैल्यू थी, और इंटू भाई आर क्या था, ई 2a हो गया इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, तो देखो e माइनस क्यू और e प्लस क्यू के बीच में कोण कितना है, 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू थीटा अपान 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो इसको अब जब इक्वल करके लिखेंगे तो लिख दें, देखो ठीक है, ये हो गया ना इतना। कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है, तो 4 अपान पाई cos थीटा, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ अब ये निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 2, अब देखो इंटू 4 पाई, इसका क्या हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हम चलते हैं, कास थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार अपान कर्ण, तो आधार क्या है हमारा L, कर्ण क्या है ये, हो गया ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम यहीं पे रख दें, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई आधार अपान कर्ण, हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है, चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार अपान कर्ण, इसलिए E इज इक्वल टू 2q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो आधार इसका क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, आधार हमारा L है, अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यह विथ अंडर रूट के साथ, ठीक, ये हो गया। अब इसको साफ कर दूँ ऊपर, फिर ऊपर लिखते हैं। चलो देखो आगे, यहाँ पे हम यहाँ तक आ गए। अब अगर हम इसका अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है, तो हम यहाँ पे अंडर रूट हटा दे रहे हैं और क्या कर दे रहा है, इसकी पावर 1/2 कर दे रहा है। और यहाँ पे क्या है, अब देखो 2q और L, हमने कल क्या पढ़ाया था फार्मूला, P इक्वल टू क्या होता है 2qL, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू ये 2qL मिलके हो गया P, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो गया P आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ 1 है, यहाँ 1 + 2 है, 1 + 1/2 इज इक्वल टू हो गया 3/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। ये हो गई हमारी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस कंडीशन में, निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होती है, ये होती है। अब हमने एक कल कंडीशन बताई थी, क्या, इफ जो 12 है बहुत कम है किसकी अपेक्षा में, आर की अपेक्षा, मतलब इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है बहुत कम है आर के चक्कर में, जो पी आवेश है बहुत दूर रखा है, तो क्या होता है, हम एल को नेग्लेजिबल मान देते हैं। तो ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पी आर स्क्वायर और एल यहाँ हो जाएगा 0 की आर की स्क्वायर की पावर 3/2, तो इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा आर की पावर 3। ये हो गई विशेष परिस्थिति में, जब ये कंडीशन लागू हो तो हमारा ये फार्मूला आ जाता है। अब यहाँ से एक नोट लगाइए 2000 का, चिपकाइए, फिर यहाँ पे ध्यान देना नोट, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि इससे यहाँ से एक हम कंडीशन निकाल रहे हैं। क्या, यहाँ पे लिखो नोट, क्या लिखो, नोट। नोट में क्या करना है, हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी कल, ई अक्षीय स्थिति में, ठीक है, ई जो हमने निकाला था अक्षीय स्थिति में, वो क्या था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r की पावर 3। ये केवल किसके लिए है, ये जो कंडीशन है नोट वाली वो किसके लिए है, 12 जब लेस देन हो r के, ठीक है, तभी है ये नोट, वरना कहीं और लगा दो, ये नोट इसी में चिपकाना है, कहीं और नहीं लगाना है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आज हमने क्या पढ़ी है, ई निरक्षी अनुप्रस्थ या निरक्षी की, क्या पढ़ी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³, ठीक, ये दो कंडीशन पढ़ी। तो इन दोनों में हम संबंध देखें, क्या संबंध देखें इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या संबंध निकल रहा है कि जो हमारा ई अक्षीय स्थिति है वो निरक्षीय स्थिति का 2 गुना है, ई जो अक्षीय स्थिति है वो निरक्षीय स्थिति का 2 गुना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में 2 इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। ये हमारा दोनों के बीच में संबंध निकला। अब वो किस कंडीशन में, व्हेन, जब 12 मोर लेस देन किसमें, आर के, बहुत आर की अपेक्षा में बहुत छोटा हो 12, तब ये कंडीशन हमारी निकलती है। तब क्या होता है, जो इस इच्छीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुनी होती है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। अब इसमें एक कंडीशन और बची है, वो है किसी भी बिंदु पर, मतलब किसी भी, ना अक्षीय स्थिति हो ना निरक्षीय स्थिति हो, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे, वो हम पढ़ाते हैं अगली क्लास में। तो आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर इसको रिवाइज करिए, कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइए दोनों कंडीशन में, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो ये आपको काम देगी काफ़ी ज़्यादा, एग्जाम में आता भी है 2 में से कोई एक क्वेश्चन, ठीक है, या तो अक्षीय स्थिति पूछी जाती है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी। तो अगली क्लास में आप दोनों का रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आई कमेंट में लिखिएगा, ओके। और आपको चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अगर उनको पसंद आ रहा है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।